नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। इस वक्त की बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। सबसे पहले बात करेंगे कासगंज से बड़ी खबर की। पुलिस पर हमले के आरोपी का एनकाउंटर हो गया है। बदमाश एलकार सिंह के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें उसको ढेर किया गया है। बदमाश मोती सिंह का भाई है एलकार। कासगंज से इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की आज की सबसे अहम और बड़ी खबर है। इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है पुलिस इस वक्त। कासगंज में पुलिस पर हमले के आरोपी एक बदमाश का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने बदमाश मोती सिंह के भाई एलकार सिंह को ढेर किया है। बाकी बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। बदमाशों द्वारा सिपाही की पीट कर हत्या का यह पूरा मामला है। पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने एक बदमाश मोती के भाई एलकार सिंह को ढेर कर दिया है। अन्य बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। सिद्धपुरा थाना क्षेत्र के नगला धीमर का यह पूरा मामला है। कल जिस तरीके से घटना सामने आई, उसके बाद यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। दरअसल कल कासगंज में पुलिस की टीम पर हमला किया गया था। दरोगा और सिपाही को पहले बंधक बनाया गया, उसके बाद खेतों में लहूलुहान दोनों मिले थे। वहां पर सिपाही का अब तक जो है पता नहीं चला। सिपाही की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। वारंटी को पकड़ने गई थी पुलिस टीम। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सिद्धपुरा के नगला धीमर का यह पूरा मामला है। तो कासगंज में पुलिस टीम पर हमला किया गया। कासगंज से दिल दिला देने वाली तस्वीर सामने आई है। शराब माफिया के गुंडों ने पुलिस वालों की हत्या कर दी। पुलिस की टीम कोर्ट के आदेश के बाद सिद्धपुरा क्षेत्र के नगला धीमर में माफिया मोती को पकड़ने गई थी। कासगंज में पुलिस टीम पर बड़ा हमला। कोर्ट के आदेश पर एक वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर गुंडों ने हमला कर दिया। अपराधियों ने पुलिस वालों पर उसी तरह हमला किया जैसे जुलाई 2020 में कानपुर के बिकरू में विकास दुबे के गुंडों ने किया था। पहले पुलिस वालों को घेरा, फिर बंधक बनाकर क्रूरता की हदें पार कर दी और इतना मारा कि पुलिस वाले लहूलुहान हो गए। इस वारदात की जानकारी जैसे ही थाने को मिली, पुलिस टीम ने कॉम्बिंग शुरू कर दी। तलाशी के दौरान दारोगा खून से लथपथ मिले, जबकि एक सिपाही की मौत हो चुकी थी। सिपाही के कपड़े फाड़ दिए गए थे और इतना मारा गया था कि उनकी मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखिए। जख्मी हालत में पुलिस वाले को उसके साथी ले जा रहे हैं। शरीर पर कपड़े तक नहीं, बनियान खून से रंग गई है। दो पुलिस वाले कंधा देकर सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं और फिर वहां से इन्हें अस्पताल भेजा गया। मृत सिपाही को भी रुंधे गले से साथी पुलिस वाले खेत से उठाकर ले गए। पुलिस वालों की बाइक जमीन पर पड़ी थी और उसी बाइक पर उनकी वर्दी निकाल कर रख दी गई थी। ये तस्वीर बता रही है कि कासगंज के शराब माफियाओं का हौसला कितना बुलंद है। उसने पुलिस पर हमला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। लोग डर में हैं, तो पुलिस अपराधियों की तलाश में। सीएम योगी ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि दोषियों पर एनएसए की कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा देकर ऐसे अपराधियों के हौसले तोड़े जाएंगे। वहीं पूरे घटनाक्रम पर एडीजी आगरा जोन और कासगंज के जिलाधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। जहरीली शराब बनाने के पहले भी बहुत सारे केसेस दृष्टांत आए हैं और उसके बाद करीब 6:30 बजे थाने पे किसी ने सूचना दी यहाँ के क्षेत्राधिकारी को कि वहाँ यहाँ के हल्का इंचार्ज और यहाँ जो उनके हमरा कांस्टेबल थे उनके साथ मारपीट की गई है। तत्काल पुलिस फोर्स सिरपुरा से और अगल बगल के जनपदों से वहाँ पर मौके पर भेजा गया। तो कटरी, काली नदी की जो कटरी है उस पे 3 किलोमीटर जो जिधर बहाव है उसके 3 किलोमीटर कटरी में दोनों घायल अवस्था में पड़े थे। कुछ देर के बाद तत्काल उनको वहाँ से उठा के उपचार के लिए जिला जनपद के लिए आया जा रहा था। रास्ते में हमारे कांस्टेबल की डेथ हो गई और प्राथमिक उपचार के बाद हल्का इंचार्ज दरोगा श्री अशोक पाल जी को यहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद अलीगढ़ भेज दिया गया। मुख्यमंत्री जी ने इस घटना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ जो हमारे साथी मृतक श्री देवेंद्र शहीद हुए हैं उनके परिवारीजन को 50 लाख रुपए और एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस घटना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम सभी लोग यहाँ आप देख रहे हैं मौके पर हैं और जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और बातचीत करने के लिए इस वक्त दो हमारे संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। आगरा से आरिफ, हमारे
अतः हमारे साथ जुड़ रहे हैं उस जगह से जहां पर सिपाही का घर है, सिपाही के गांव से वो जुड़ रहे हैं। और दूसरे हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस बड़ी खबर पर कल से नजर बनाए हुए हैं। सबसे पहले आरिफ, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से पुलिस का एक नौजवान सिपाही चला गया, भले ही अब मुठभेड़ में मोती सिंह के भाई अलकार सिंह को ढेर किया गया है, गांव में किस तरीके का माहौल है? देखिए अनुपम, जिस तरह से एक सिपाही को शहीद कर दिया गया, बेरहमी से उसकी हत्या की गई, इस वक्त मैं उस शहीद के गांव में खड़ा हुआ हूं और तमाम लोग यहां पर हैं, तमाम रिश्तेदार यहां आ रहे हैं, जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं वो आ रहे हैं और आसपास के गांव के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप अंदाजा लगा सकती है कि देखिए अनुपम, तमाम लोग हैं आए हुए हैं, शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं, लेकिन इनके पास कोई शब्द नहीं है कि आखिर वो लोग कहें क्या। गाँव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे सीधे बात करेंगे कि जो शहीद देवेंद्र है, क्या आपकी यादें हैं, क्या किस तरह से आप सबसे बातचीत करते थे? सबसे बड़ी दुर्घटना ये बात है कि कोई भी उसके घर में आगे के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है। 2 लड़की हैं उनके पास और उनके घर में कोई ऐसा मेन कार्य करता भी नहीं है जो पूरे परिवार को चला सके। और सबसे बड़ी घटना यही है कि उसके पास कोई रेख देख करने वाला घर में से नहीं है कोई भी। आप बताइए, आप देवेंद्र के साथ रहे होंगे, आपने देखा होगा, तो अब क्या कितना दुख है, कितना आप लोगों को मतलब दिक्कतें हुई? जी, हमने ये घटना सुबह सुनी थी, हमको मालूम भी नहीं हुआ था कि देवेंद्र जी की मौत हो गई है, पर हमने सुना इस घटना को तो हमको बड़ा ही दुख हुआ। वो हमारे साथ भी रहते थे, हम उन पर पढ़े हुए हैं, उन्होंने हमको ट्यूशन भी पढ़ाया है, इतने अच्छे तरीके से व्यवहार करते थे उनका, बाकी में हमको तय दिल से दुख हो रहा है भाई। आप ये बताइए, आप सामने आइए, आप थोड़ा सा आइए कि योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि बड़ा एक्शन होगा चाहे कोई भी हो, क्या कहना है आपका? एक्शन होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप लोग? आप बताइए, क्या मांग करते हैं आप लोग? योगी सरकार करेगी, सब बढ़िया ही करेगी। तो कुल मिलाकर अनुपम ये है कि भले ही घटना बहुत दर्दनाक हो, बहुत दुखदायी हो, लेकिन साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि सरकार करेगी, अच्छा मेरे साथ हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार कल से इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, मुठभेड़ हुई है, मोती सिंह के भाई अलकार सिंह को पुलिस ने ढेर कर दिया है। ग्राउंड जीरो पर कासगंज से क्या इनपुट्स हैं, किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से दबिश दी जा रही है, क्या अपडेट्स वहां से? जी अनुपम, सबसे पहली बात ये है कि योगी सरकार 2 पहलुओं पे काम कर रही है। एक तो पूरी तरह से जो सिपाही इकलौता कमाने वाले देवेंद्र थे उनके परिवार के साथ है, उनके 2 बेटियां हैं, और दूसरा माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन। देखिए कि रात में ये घटना हुई है और सुबह होते होते जो माफिया है, शराब माफिया मोती, उसका भाई अलकार मार दिया गया एनकाउंटर में। और ये अलकार कोई मामूली शख्स नहीं है, अलकार के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं ऑलरेडी। तो 2020 में जहरीली शराब मामले में अलकार जेल भी जा चुका है। और अलकार और मोती दोनों के लिए कुर्की का नोटिस लेकर के पुलिस गई थी कासगंज की जब ये वारदात हुई। तो जो मोती है वो तो हिस्ट्री सीटर है थाने का, उसके खिलाफ 10 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है। और ये अलकार जो मुठभेड़ में मारा गया, इसके खिलाफ 4 FIR है। तो अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। कुछ ही देर पहले न्यूज 18 को बताया ADG अजय आनंद ने कि अलकार की भी हिस्ट्री है और ये भी बड़ा अपराधी था, लेकिन इसका भाई जो मोती है उसकी तलाश अभी हो रही है और जल्द ही उसको भी ढूंढ लिया जाएगा। साथ ही साथ बिल्कुल हिमांशु, आप नजर बना के रखिए। आरिफ, आप भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सिपाही के गांव से वो तस्वीरें और लोगों के जो स्टेटमेंट थे वो हम तक पहुंचाने के लिए। आप दोनों नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। बांदा में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, इसमें 3 लोग घायल हो गए। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। शहर कोतवाली क्षेत्र का यह मामला है, जहां पर किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते ये मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे। इसमें 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते खूनी संघर्ष हुआ। कमलखंडी नाका क्षेत्र से हमारे पास 2 पक्षों का जो है मारपीट का केस आया है, पुलिस द्वारा लाया गया और टोटल 3 लोग आए हमारे पास। तीनों को मेडिकल कराए गए हैं एमएलसी और सामान्य है, बाकी किसी को भर्ती करके उपचार नहीं दिए गए, प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिए गए। बरेली में एक बार फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक इमरान ने खुद को सुनील बताकर प्रेम का नाटक किया और शादी का झांसा देकर लड़की को अपने साथ जयपुर ले गया। वहां निकाह का दबाव बनाया तो छात्रा ने इसका विरोध किया। इस बीच छात्रा के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो जालसाज
लड़का उसके गांव के पास छोड़कर फरार हो गया। लड़की के परिवार वालों ने इमरान पर अपहरण और रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ले गया था और इसके साथ गलत काम भी किया। हाँ, हमारे लड़की के साथ गलत काम किया। क्या चाहती हो? हम क्या चाहते हैं, इंसाफ चाहते, हमारे लड़की के साथ बहुत गलत हुआ था। 8 फरवरी को लड़की का जो पिता है और जो लड़की है वो थाने पर उपस्थित हुए और उनके द्वारा ये बताया गया कि एक जो युवक है वो उसको दूसरे राज्य में ले गया था और वहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया और उसको पिछले 3 महीने से उसके साथ बातचीत कर रहा था और अपना जो नाम है वो बदलकर उससे बातचीत कर रहा था। पुलिस के द्वारा 161 CRPC में जो बयान पीड़िता के द्वारा दिया गया उसमें धाराओं की वृद्धि की गई। साथ ही साथ इसमें जो पीड़िता है उसको मेडिकल के लिए भेज दिया गया है और उसका 164 CRPC के अंतर्गत बयान कराया जा रहा है। बड़ी खबर की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कल लोकसभा में भाषण दिया। भाषण में तल्खी थी, खासकर के आंदोलन जीवी शब्द को लेकर अखिलेश ने काफी तंज भरी बातें कही। अपने तंज में अखिलेश यादव ने कहा कि देश आंदोलन से ही खड़ा हुआ है, तो आंदोलन जीवी कौन हुआ। साथ ही यह भी कहा कि जो सत्ता पक्ष पर चुनकर आए हैं, लगता है कि वो धन प्रतिनिधि बनकर आए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जब चाहे तब चंदा लेने निकल पड़ते हैं, क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? जो आंदोलन, ये देश आजाद हुआ आंदोलन से, न जाने कितने अधिकार मिले आंदोलन से। वोट डालने का महिलाओं का अधिकार आंदोलन से मिला। न जाने कितने आंदोलनों से नेता निकले बन करके। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देश के बने क्योंकि आंदोलन लड़े, आंदोलन में खड़े हुए। न केवल अफ्रीका, दुनिया, बल्कि भारत जैसे देश को आजादी दिलाई उन्होंने। उस आंदोलन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि आंदोलन जीवी हैं। मैं उनको क्या कहूं, मैं उन लोगों को क्या कहूं जो लगातार चंदा लेने निकल जाते हैं? क्या वो चंदा जीवी संगठन के लोग नहीं हैं? अगर वो हो सकते हैं जिनको आप आंदोलन जीवी बोल रहे हैं, तो आप भी तो चंदा लेने के लिए निकल पड़ते हैं। जब कहीं तब निकल जाते हैं आप। क्या आप चंदा जीवी नहीं है? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन जीवी शब्द पर अखिलेश यादव बोले हैं। कुछ जनप्रतिनिधि धन प्रतिनिधि बन गए हैं, ये बात उन्होंने कहा। कुछ लोग चंदा जीवी संगठन से हैं। अखिलेश यादव ने यहां पर यह स्टेटमेंट दिया और आंदोलन जीवी शब्द पर अपनी बात को संसद के अंदर रखा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन जीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। तीनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन लुटेरों के पास से 2 तमंचा, कार और पिकअप बरामद हुई है। आरोप के मुताबिक ये लुटेरे देर रात हाईवे पर व्यापारियों से लूटपाट किया करते थे। सोमवार रात को भी लुटेरों ने सुल्तानपुर के सब्जी व्यापारी को अगवा कर मारपीट कर हाईवे किनारे फेंक दिया था और पिकअप गाड़ी छीनकर हजारों रुपए लूटकर फरार हो गए थे। उससे जब पूछताछ किया गया तो पूछताछ में उसने ये बताया कि आज रात में स्विफ्ट डिजायर से सवार होकर के 5-6 अपराधी यह पुनः जो है यहाँ से लूट करने वाले हैं। किसी स्थान पर कोई ट्रक ये लूटेंगे। इस सूचना पर चारों तरफ से घेराबंदी की गई। तो कोतवाली की टीम और चौकी इंचार्ज भूपिया मऊ, चौकी इंचार्ज सिटी और प्रभारी स्वाट और CO सिटी, इन लोगों के चारों तरफ से घेर करके और स्विफ्ट डिजायर में सवार बदमाश ATL की तरफ भागे हैं और दोनों तरफ से फायरिंग हुई है। तो उसमें 3 अपराधी घायल हुए हैं। फिर गूंज रहा है स्कूल चले हम का नारा। उत्तर प्रदेश में आज से कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। मेरठ में हाईटेक मशीनों के जरिए बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ साथ सभी स्कूलों ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। करीब 1 साल बाद स्कूल आने को लेकर बच्चों में भी उत्साह दिख रहा है।
आज 1 साल बाद स्कूल खुल रहे हैं। अब 6 से 8 क्लास तक के बच्चे भी स्कूल पहुंच रहे हैं। कोरोना काल में स्कूल आने वाले बच्चों को लेकर प्रबंधन ने पूरे इंतजाम किए हैं। कई स्कूलों में तो हाईटेक मशीनों के जरिए बच्चों की थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है। इस हाईटेक थर्मल स्कैनिंग मशीन की मॉनिटरिंग प्रिंसिपल के कमरे में भी की जा सकेगी। वहीं स्टूडेंट स्कूल कैंपस में दाखिल हो सकेंगे जिनका टेम्परेचर नॉर्मल होगा। हमारी मेडिकल स्टाफ होता है एंड वी हैव दोज इक्विपमेंट्स टू मॉनिटर देयर टेम्परेचर ऑल्सो, जो बिना टच किए ही मॉनिटर हो जाता है टेम्परेचर। सो वी विल बी यूजिंग दैट फॉर द स्टूडेंट्स एज दे कम। यही नहीं, स्कूल प्रबंधन ने क्लासरूम में भी रेड रिबन वाली कुर्सियां और मेज लगाए हैं, जिससे स्टूडेंट दूर से ही समझ जाए कि उसे कहां बैठना है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि कोई भी बच्चा टिफिन, कॉपी किताबें या फिर पेन बॉक्स शेयर नहीं कर सकेगा। सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी क्लासरूम की निगरानी की जाएगी। अभिभावक भी स्कूल के इंतजामों को लेकर खुश हैं कि उनके बच्चे सुरक्षित रहकर पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे। हमने अपने स्कूल में सभी बच्चों की स्क्रीनिंग के लिए एक ऐसी मशीन की अपलिफ्टमेंट कर ली है भैया कि वो जैसे ही आएंगे ये मशीन उनको ऑटो टेम्परेचर लेगी। मतलब किसी को उनको थर्मल की आवश्यकता नहीं होगी। इस मशीन के पास आते ही उनका टेम्परेचर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा और इसमें लाइट आएगी। जैसे ही वो हरी हो जाएगी तो उसका सिग्नल होगा कि बच्चा अब अंदर जा सकता है, और अगर हरी नहीं होगी तो वो नहीं जा पाएगा। उनकी अटेंडेंस भी इसी के थ्रू लगेगी। कई स्कूलों ने अपने टीचर्स का भी कोविड टेस्ट कराने की योजना बनाई है। हर बच्चे पर निगाह रखी जाएगी और अगर किसी बच्चे में सर्दी, खांसी या जुकाम की शिकायत हुई तो उसका भी कोविड टेस्ट कराया जाएगा। क्लास 6 टू क्लास 8 तक के बच्चे भी अब स्कूल आ सकेंगे और स्कूल चले हम का नारा बुलंद कर सकेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुकें ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद घूंघट से निकलकर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। एक स्टॉल एक महिला के नाम योगी सरकार की योजना का लाभ उठाते हुए वाराणसी की महिलाएं रोजमर्रा के खर्च निकाल रही हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शहर की महिलाओं की तरह अब गांव की महिलाएं भी घूंघट से बाहर निकलने लगी हैं और परिवार की जिम्मेदारियों में बढ़ चढ़कर हाथ बटा रही हैं। ये महिलाएं वाराणसी के बड़गांव इलाके की हैं। इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार ने एफपीओ की ओर से एक स्टॉल एक महिला के नाम की मुहिम चलाई, जिससे चौखट के अंदर रहने वाली महिलाओं को घर के पास ही कमाई का जरिया मिल गया। सब्जी का दुकान है, सब्जी भी हम बेच रहे हैं। हम घर पे पीछे काम हम लोग करते थे, लेकिन हम लोग बहुत पीछे हो गए हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि अपने पैर पे खड़ा हुए और हम लोग भी अपनी मजबूती से खड़े हुए और काम करें। तो इस सब्जी के स्टॉल से क्या उम्मीद है? हम लोग को परिवार चलेगा अच्छा खासा और हम लोग वही अच्छा खासा कमाए खाएंगे। बड़ा गांव क्षेत्र के विरार कोटी इलाके में स्टॉल पर सब्जी बेच रही मां और बेटी आज बहुत खुश हैं। इनका कहना है कि पहले घर में रहने के कारण आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन योगी सरकार की योजना ने इन्हें कमाई का बेहतरीन जरिया दे दिया। अब इस स्टॉल पे और कोई भी देखेगा कि खाली महिलाओं का ही वो होगा? महिलाएं भी आगे बढ़ना चाहती हैं और बढ़ेंगी, इसलिए हम लोग अपने कदम पे खड़ी होना चाहते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की ओर से चलाई गई इस मुहिम का मकसद घरेलू महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, जिसमें सब्जियों को सीधे तौर पर बाजारों तक पहुंचाना है। सबसे खास बात यह है कि इस योजना में बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।